वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं अक्षय कुमार पांडे पुनः एक बार आपके साथ हूं और आज क्लास 10 में धातु और अधातु की बात करते हुए हम लोग विद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच का अंतर जानने का प्रयास करेंगे। विद्युत संयोजक यौगिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या उसी को आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड जिसे हम लोग सहसंयोजक यौगिक हिंदी में कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर इसके अंतर की शुरुआत करें तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो आयन होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, अगर एक तरफ हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड रखें और दूसरी तरफ कोवैलेंट कंपाउंड, तो ध्यान देने योग्य बात है कि पहला पॉइंट हम लोगों का ये हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं वो आयंस होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो एटम्स हो सकते हैं और मोस्टली ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के द्वारा कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण होता है, जबकि आयनों के द्वारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट अगर डिस्कस करें हम लोग, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर कंप्लीट अगर ट्रांसफर उसका हो जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और उससे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। इस कोवैलेंट कंपाउंड की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि उनका साझेदारी होता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, जिससे हम लोगों का सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक जो है मुख्य रूप से रवेदार होते हैं। रवेदार यानी क्रिस्टलाइन यानी ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस हम इसे कह सकते हैं। अगर ठोस अवस्था में होंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो मोस्टली आपको वो क्रिस्टलाइन होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड के साथ एक समस्या है ये कि कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे गैसेस स्टेट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान आपको रहना है। कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिकों के बारे में जनरली कहा जाता है कि ये ठोस या द्रव होते हैं। तो आपको सतर्क रहना है कि ये ठोस या द्रव तो होते ही हैं, गैस तो भरे हुए हैं, जैसे कि अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कोवैलेंट हैं। इनमें सब में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये सारे गैसीय स्टेट में हैं, गैसेस स्टेट में हैं। CO2, मीथेन, तो गैसेस स्टेट में भी इनके कंपाउंड की संख्या की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ये रवेदार ठोस होते हैं विद्युत संयोजक यौगिक, जबकि सहसंयोजक यौगिक ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। आगे अगर डिस्कस करें, चौथा पॉइंट हम लोग देखिए, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करके इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि इनमें क्या है। तो और एक चीज, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसका कोई स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल शेप इसका कोई कंफर्म नहीं होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का।
यानी आयनिक यौगिकों का, जबकि सहसंयोजक यौगिकों की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। सहसंयोजक यौगिकों की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे सबसे सिंपल अगर ले हम लोग एक एग्जांपल, अगर CH4 जो आपके स्तर के हिसाब से सबसे फेमस है, CH4 मीथेन, तो ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो सहसंयोजक यौगिकों की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन विद्युत संयोजक यौगिकों की निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा डिस्कशन है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होंगे उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान जनरली हाई होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो गलनांक और क्वथनांक इन विद्युत संयोजक यौगिकों का प्रायः ऊंचे होता है। इस केस में ऐसा नहीं है। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं जनरली लो होते हैं, कम होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में, सहसंयोजक कंपाउंड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मान कम, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान अधिक होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो अगर बॉन्ड के फोर्स की बात करें, किस फोर्स से बनता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनते हैं इसमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड है इसमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का मान उच्च होता है, तो उसका यही कारण है। थोड़ा सा आप हम लोगों को एक और चीज है यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि डायमंड जो है, हीरा, वो तो कार्बन है और उसमें कार्बन के एटम ही एक दूसरे से जुड़ा रहते हैं। तो डायमंड जो आपका हीरा हो गया वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन एटम्स जो होते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाकर डायमंड में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान आप पहले से ही जानते हैं कि बहुत हाई होता है। तो एक्सेप्शनल केस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कोवैलेंट कंपाउंड में बोरोन नाइट्राइड भी है, बोरोन नाइट्राइड, उसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचे होता है। लेकिन जनरल अगर बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मान जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अधिक होता है। तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये आपस में जुड़े हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत संयोजक यौगिक जलीय विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जलीय विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इस पॉइंट को हम लोगों को डिस्कस करने से पहले बात करनी चाहिए थी कि विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक जो है वो बेंजीन में नहीं घुलेगा, ये क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब में नहीं घुलेगा सहसंयोजक यौगिक, लेकिन पानी में घुल जाएगा। यहाँ विद्युत, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है यानी सहसंयोजक यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिकों में तो घुल जाते हैं, लेकिन जलीय विलयन में नहीं घुलता है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा एक कंडीशन है। कोवैलेंट कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, आगे आपसे मैं कभी चर्चा करूंगा। कोवैलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ये हम लोगों को 11th में पढ़ना है, 10th में हम लोगों को इसका डिस्कशन नहीं करना है, फिर भी यहाँ जरूरी था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कोवैलेंट कंपाउंड को पोलरिटी के आधार पर पोलर और नॉन पोलर दो भागों में बांटते हैं। तो जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो पानी में घुल जाएंगे। यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड पानी में घुलेंगे, जबकि नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो जनरली अगर हम लोगों को बोलना होता है तो हम लोग कहते हैं कि सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, इस सब में घुलनशील होते हैं। और जलीय विलयन में इनकी अभिक्रिया धीरे होती है, जलीय विलयन में इनकी अभिक्रिया विद्युत संयोजक यौगिकों की अभिक्रिया तीव्रता के साथ होती है। एक और पॉइंट, अगर हम लोग विद्युत चालकता की बात करें, विद्युत चालकता की, कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी विद्युत संयोजक यौगिक यानी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था, मोल्टेन स्टेट में या फिर जलीय विलयन की स्थिति में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनकी बात की जाए कोवैलेंट कंपाउंड की, तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड प्रायः विद्युत के सुचालक, कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं। कौन? सहसंयोजक यौगिक। एक्सेप्शन यहाँ भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ एक्सेप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ग्रेफाइट है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके पर कार्बन पर, हर कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ग्रेफाइट में, और हेक्सागोनल प्लेन शीट होता है उसकी संरचना, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। लेकिन जनरली जो है सहसंयोजक यौगिक वो विद्युत के कुचालक होते हैं। जनरली सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। और एक संख्या की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के तुलना में कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रायः जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है, और प्रायः मोस्टली कार्बनिक यौगिक जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की संख्या इतना ज्यादा नहीं है जितना कोवैलेंट कंपाउंड का होगा। तो संख्या के मामले में तो ये कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिकों की संख्या काफी अधिक होती है विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में। यानी ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड यही है। सबसे आसानी से प्राप्त अगर कोई बॉन्ड है या कोई बॉन्ड उससे कंपाउंड बना है तो वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा इन एक्सेस होता है। कार्बनिक यौगिक बोलते हैं जितना भी, अकार्बनिक यौगिकों में भी अधिकांश कोवैलेंट कंपाउंड ही होता है। जैसे कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो H2O जितना फेमस है, CO2 सबसे इजी और मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं, NH3, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड हैं, सहसंयोजक यौगिक हैं। आयनिक यौगिकों की बात करें तो KCl, NaCl, CSBr, सीजियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको इलेक्ट्रोवैलेंट यानी विद्युत संयोजक बंधन युक्त होते हैं। और इसके अगर लास्ट पॉइंट की हम लोग डिस्कशन करते हैं तो विद्युत संयोजक यौगिकों का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, विद्युत विच्छेदन कराया जाए, तो इनका विद्युत विच्छेदन होगा और ये आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस जनरली पॉसिबल नहीं होता है। कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिकों का विद्युत विच्छेदन करना सामान्यतः संभव नहीं है, यानी ये विद्युत विच्छेद्य नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, विद्युत संयोजक यौगिक, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जनरल डिफरेंस था उसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि विद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में आखिर अंतर क्या है। इन अंतर को अगर याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होगा। रसायन शास्त्र को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। और आज के लिए हम लोग बस इतना रहने देंगे, और आगे मेटलर्जी, धातु कर्म, उसके बारे में कुछ हम लोगों को डिस्कशन करना है, तब जाके ये चैप्टर हम लोग अपना क्लोज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।